कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। जी, मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा की नियुक्त सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो शिक्षा के अंदर मूलभूत परिवर्तन के लिए कई सालों से काम कर रहा है, इसके राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी जी, डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी, दक्षिण भारत में हिंदी की ज्योत को प्रज्वलित करने वाली एक युवा महिला के लिए सभी लोग जोर से जरा ताली बजाइए। राजलक्ष्मी कृष्णन जी हम सब के लिए आदर्श होनी चाहिए कि इस आयु में भी तमिलनाडु में हिंदी सिखाने का काम कर रही हैं। श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राज्यसभा विभाग राजभाषा विभाग, और आज इस भारत मंडपम में ये बहुत बड़े सभागार में खींचोखींच भरकर उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजभाषा हिंदी और भारतीय भाषाओं के जितने भी प्रेमी हैं वो सभी को देश भर में जहां कब पर भी बैठे हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज दिन है राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती समारोह। 50 साल पहले 1975 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा, जब भारत की आजादी की शताब्दी होगी तब मुझे विश्वास है कि भारत के स्वाभिमान के पुनर्जागरण के जितने भी प्रयास हुए हैं वो सभी प्रयासों के इतिहास में राजभाषा का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया जाए। एक समय था जब राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, उद्देश्य यह था कि हमारा प्रशासन हमारे देश के नागरिकों की भाषा में चले। देश का एक आम किसान, एक मजदूर, एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति समझ पाए, ऐसी भाषाओं में हमारा प्रशासन चलना चाहिए। और ये लोकतंत्र के मूल उद्देश्यों में शामिल है कि देश का प्रशासन देश के लोगों की भाषा में होना चाहिए। और एक प्रकार से भारत के आत्मसम्मान को जागरूक करने के लिए भी भारतीय भाषाओं का उपयोग प्रशासन में हो, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई भी देश अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार, उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा की शुरुआत हुई और 50 वर्ष की ये यात्रा आज ऐसे मकाम पर आकर खड़ी है कि यहां हमने इसको आगे ले जाने का हमारा प्रयास और आगे ले जाने का हमारा पूरा रास्ता तय करने की जरूरत है। संघर्ष, साधना और संकल्प, ये तीनों के आधार पर ये 50 साल की यात्रा को हमने आज समाप्त किया है।
और ये पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के 75 साल हुए तब कही, उसमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण प्रण है। और जब तक व्यक्ति अपनी भाषा का गौरव नहीं करता, अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में नहीं करता, अपनी सोच, विश्लेषण और निर्णय करने की क्षमता को अपनी भाषा में नहीं गढ़ता, हम गुलामी की भाषा से, गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए, आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। जहां तक देश का सवाल है, भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, एक राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, हमारी पहचान और हमारी जीवन संस्कृति, ये सभी भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ा सकते। और भाषाओं को जीवंत रखना भी इतना जरूरी है और भाषाओं को समृद्ध करना भी इतना जरूरी है। ये सभी प्रयास हमने आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं पर के लिए और विशेषकर राजभाषा के लिए करने चाहिए। मित्रों, आज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी जन्म जयंती है। वंदे मातरम ये हमारी देश का आजादी की अभिव्यक्ति का प्रतीक बना। और बंकिम बाबू ने जिस भाव के साथ एक गीत को लिखा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह पे वो अंग्रेजों को इस देश से निकालने का नारा बना। आज मैं इस अवसर पर बंकिम बाबू को बहुत मन पूर्वक याद कर स्मरण करना चाहता हूं। मित्रों, आज स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती विशेषांक की कॉफी टेबल बुक भी जारी की गई। शोध पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया और कई सारे प्रयासों को और कई सारे अच्छे पुस्तकों को आज इसका विमोचन भी हुआ है। राजभाषा को प्रशासन में, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में प्रस्तापित करने वाले कई पुस्तकों का भी आज विमोचन हुआ। इसके साथ राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, इसका पुरस्कार देने का भी काम हुआ। मित्रों, विगत 11 साल में मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की। काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, शाश्वत मिथिला महोत्सव और भाषा संगम, इसने एक बहुत अच्छी शुरुआत कर एक मंच प्रदान किया है कि हमारे देश की एकता को हम मजबूत कर पाए। और आज भाषा संगम की पहल पर हर स्कूल में छात्रों को बोलचाल के 100 वाक्यांश 22 संविधान मान्य प्राप्त भाषाओं के सिखाने का कार्यक्रम होता है। ये तो एक नींव डालने का काम है। कई लोग मुझे पूछे हैं इससे क्या होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब वटवृक्ष का कोई बीज बोता है तब वटवृक्ष दिखाई नहीं पड़ता है, मगर 50 साल के बाद जब वटवृक्ष बड़ा होता है, सालों तक प्रकृति और पृथ्वी की सेवा करने का काम करता है। आज भाषा संगम की पहल जो शुरू हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह आने वाले दिनों में
भारतीय भाषाओं की संजीवनी बनेगा, एक वट वृक्ष बनकर आगे बढ़ेगा। मित्रों, कई सारे वक्ताओं ने कई सारी चीजें कही हैं, मगर मैं राजभाषा विभाग के 3 प्रयासों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला प्रयास है, हमने एक हिंदी शब्द सिंधु की रचना की। हिंदी शब्द सिंधु एक प्रकार से राजभाषा को स्वीकृत, लचीली और संपूर्ण बनाने का प्रयास है। यहां कई सारे हिंदी के विद्वान बैठे हैं, इनका आग्रह होगा कि हिंदी को ही प्राधान्य मिलना चाहिए, हिंदी को शब्द पर ही आग्रह करने चाहिए। मगर मेरा मानना है किसी भी भाषा को कभी भी समृद्ध करने से हमें रुकना नहीं चाहिए और इसमें परहेज नहीं होना चाहिए। और आम बोलचाल के शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, एक बार हिंदू शब्द सिंधु में आ जाते हैं, आप डरिए मत, आने वाले दिनों में वो शब्द हिंदी के शब्द के रूप में ही प्रतिष्ठित होगा, चाहे किसी भी भाषा की। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं के शब्द जहां शून्यावकाश है वो शब्द के बारे में, वो शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु, इस शब्द सिंधु के अंदर संग्रहित करेगा और आने वाले दिनों में हिंदी को लचीली भी बनाएगा, समृद्ध भी बनाएगा। और 2 शब्द सिंधु अब तक प्रकाशित हुए, 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अब तक 6,10,000 शब्द हिंदी में हमने इसका एक शब्दकोश बनाने का काम किया है और ये आने वाले दिनों में हिंदी को न केवल समृद्ध करेगा, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द आने से अन्य भारतीय भाषाओं से भी जोड़ेगा। तकनीक और विज्ञान के शब्द समाहित करने से हिंदी का तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उपयोग करने में भी बड़ी सरलता होगी और ये पूरा शब्द सिंधु पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित शब्द सिंधु हमने बनाया है और इस पर कई विद्वानों ने कई महीनों तक काम किया है। यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग इसके अंदर किया है और 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं के कीबोर्ड की सहायता से टंकन कर शब्द खोजने की सुविधा भी इसमें शामिल की है और हर शब्द का विस्तृत इतिहास भी, अपभ्रंश है तो अपभ्रंश से भी इतिहास लाकर इसके अंदर समाहित करने का काम किया है। मैं सभी विद्वानों को, देश की सभी भाषा के विद्वानों को अपील करना चाहता हूं कि आप हिंदी शब्द सिंधु को और समृद्ध बनाइए। ये प्रक्रिया चालू है, सभी ने इसमें एक बड़ा योगदान देना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ भारतीय भाषा अनुभाग इसी साल राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती के वर्ष में ही हमने भारतीय भाषा अनुभाग उसकी स्थापना की, क्योंकि मैं मन से मानता हूं कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तत्काल अनुवाद की सुविधा वाले कई सारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मशीन लर्निंग, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आधारित उन्नत अनुवाद की प्रणालियां बन रही हैं। विभिन्न भाषाओं के लिए व्यापक शब्दकोश और डेटा संग्रह भी बन रहा है और सरकारी, शैक्षणिक, व्यवसायी, उच्च तकनीक की भाषा और आयुर्विज्ञान की भाषा भी हर भाषा के
रूप में प्रस्तापित हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक छोटी सी शुरुआत हुई, अतुल भाई ने इसका जिक्र भी किया। 12 भाषाओं में हमारे देश में तकनीकी शिक्षा की शुरुआत हुई है। अभी छोटी सी शुरुआत है। मध्य प्रदेश ने मेडिकल में हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत की है और इसका कोर्स भी बनाया है, परंतु मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में जो राज्य इसमें पीछे पड़े हैं वो राज्य भी अपनी अपनी भाषा में मेडिकल साइंस का संपूर्ण कोर्स अभ्यासक्रम अपनी भाषाओं में बनाकर बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं आज इस स्तर पर अपील भी करना चाहता हूं सभी राज्यों को कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपने राज्य की भाषा में हो, इसके लिए शासन ने जल्दी से जल्दी प्रबंध करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा कर कभी भी महान नहीं बन सकता और इसलिए राजभाषा विभाग ने कई सारे प्रयास किए हैं और मोदी सरकार ने अपनी भाषाओं को सम्मानित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे प्रयास किए। इनके कार्यकाल में भी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिससे अब देश में 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध हैं। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मैं नहीं मानता कोई देश पूरे संसार में ऐसा होगा जिसके पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज, 11 शास्त्रीय भाषाएं उपलब्ध होंगी। और मैं मानता हूं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और 2020 में संस्कृत के लिए 3 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, अनुसंधान और अनुवाद के लिए केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना की गई, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के अध्ययन की सुविधाएं प्रस्तापित की गई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष और विशेष केंद्र भी इसके स्थापित की गए। हमने संसदीय राजभाषा समिति ने पिछले 4 वर्षों के अंदर 3 खंड प्रकाशित किए हैं। कोरोना के कालखंड के बावजूद 6 साल में 3 खंड प्रकाशित किए हैं। 2014 तक 9 खंड प्रकाशित हुए थे और अब 19 के बाद ही 3 खंड प्रकाशित किए गए हैं। मैं मानता हूं कि भर्तृहरि जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये काम हुआ है। कोविड के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा ई प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषा, हिंदी टंकन, हिंदी अंशुलिपि और हिंदी अनुवाद में प्रशिक्षण का प्रारंभ हुआ। और ये प्रशिक्षण शुरू तो कोविड के कारण हुआ था, मगर हम इसको चालू रखने का निर्णय किया है और आगे पर हम इसको नियमित हमारे कामकाज का हिस्सा बनाएंगे। मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आए। किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति आने वाले 50 साल तक राष्ट्र किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा इसकी परिचायक होती है। और आजादी के बाद जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, सब में विवाद हुआ। एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं हुआ, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
कक्षा 5 संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा और स्थानीय भाषा पढ़ाने पर बल दिया गया है। हमारी भाषा के विकास का समर्थन नीतिगत रूप से किया गया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 104 प्राथमिक कक्षा की पुस्तकें भी शुरू की गई। भारतीय सांकेतिक भाषा कक्षा 1 से 12 तक के लिए अनुवादित शिक्षण सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध करा दिए गए हैं। 200 से अधिक टीवी चैनल 29 भाषाओं में शैक्षिक सामग्री को प्रदान करते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म से 133 बोलियों में 3,66,000 से अधिक ई सामग्री उपलब्ध कराई है, जिसमें 7 विदेशी भाषाएं भी हमने रखी हैं। और मैं मानता हूं मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये जो इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में राजभाषा और भारतीय भाषा दोनों के लिए बहुत सहाय रूप होगा। जेईई, नीट, सीयूईटी ऐसी कई भाषाओं को अब 13 भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाती है। पहले कभी भी सीएपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती में अंग्रेजी या हिंदी में ही आप कर सकते हैं। हमने ही इसको लचीला बनाकर हमने 13 भाषाओं को इसके परीक्षा देने की अनुमति दी। और आज मुझे कहते हुए आनंद है कि 95% परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में कांस्टेबल का परीक्षा दे रहे हैं। 95%। यही बताता है कि आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं का भविष्य कितना उज्जवल है। मित्रों, आज 50 साल हो रहे हैं स्वर्ण जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आज एक प्रकार से 50 साल की यात्रा का विहंगावलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था। तोड़ नहीं पाए हैं, मगर प्रयास जरूर हुआ था। भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी। और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना की दिशा में अग्रसर होंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज इस सभागार में ढेर सारे विद्वान आए हैं, ढेर सारे हिंदी प्रेमी भी आए हैं। वो सभी को मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।